अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हैवी लोड एयरक्राफ्ट हवाई जहाज फाइटर प्लेन्स जिस रनवे पर उतरते हैं उस रनवे को किस तरह से इतना मजबूत बनाया जाता है कि वह इन भारी भरकम ट्रांसपोर्टर्स के वजन और स्पीड को सस्टेन कर जाता है, या फिर लाखों की संख्या में हमारे हाईवेज़ पर जो भारी भरकम गाड़ियाँ दौड़ती हैं उन सब के वजन को ध्यान में रखकर हाईवे का निर्माण किस तरह किया जाता है। चलिए देखते हैं कि रनवे के नीचे वो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं जो सरफेस को मजबूती प्रदान करती हैं। रोड या रनवे बनाने के लिए एक निश्चित गहराई तक की खुदाई करके नीचे की मिट्टी को कॉम्पैक्ट करके मजबूत किया जाता है। इसके ऊपर सब बेस यानी कि जीएसबी ग्रैन्युलर सब बेस की लगभग 200 mm मोटी एक लेयर बिछाई जाती है। जीएसबी के ऊपर डब्ल्यूएमएम यानी कि वेट मिक्स मैकेडम की लगभग 150 mm की एक और लेयर बिछाई जाती है। ये सारी लेयर्स एग्रीगेट का ही मिक्सचर होता है, जिसके ऊपर ड्राई लीन कंक्रीट यानी डीएलसी, जो कि आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक भी है, वो डाला जाता है। यह एक कम स्ट्रेंथ का कंक्रीट है जो इसके ऊपर आने वाली पीक्यूसी यानी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट की सरफेस लेयर को बेस प्रोवाइड करता है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है पीक्यूसी की, वो सबसे मजबूत और सबसे मोटी बनाई जाती है। दोस्तों, WBM के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में विस्तार से सीखा है। जब इस वीडियो में देखते हैं कि डीएलसी यानी कि ड्राई लीन कंक्रीट का लेइंग का पूरा प्रोसीजर, सावधानियां और बेहतरीन क्वालिटी पाने के लिए ज़रूरी बातों की जानकारी। वोगली का स्लिप फॉर्म पेवर यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। लेइंग से पहले की जो प्रोसेस है उसमें मटेरियल का प्रोडक्शन, लेइंग की साइट पर स्ट्रिंग वायर की फिक्सिंग और स्ट्रिंग वायर पर लेबल का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है। स्ट्रिंग वायर पर दिए जाने वाले लेबल की मदद से ही रिक्वायर्ड थिकनेस और रिक्वायर्ड टॉप लेबल अचीव किया जाता है। प्लांट में डीएलसी के प्रोडक्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है ग्रेडिंग ऑफ मिक्स, जिसे हम मिक्स डिज़ाइन की मदद से फिक्स करते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉइस्चर कंटेंट यानी कि पानी की मात्रा। अमूमन डीएलसी में मॉइस्चर कंटेंट 5 से 7% तक रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एम्बिएंट टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्स एज वेल एज। प्रोडक्शन से जो मटेरियल निकलता है उसे हाइवा और डंपर की मदद से साइट तक पहुंचाया जाता है और हाइवा से सीधे ही पेवर के फीडर में इसे अनलोड किया जाता है, जहां से हॉरिजेंटल ऑगर की हेल्प से मटेरियल को पेवर की स्क्रीड तक पहुंचाया जाता है और स्क्रीड के पास लगे हुए 2 ऑगर इन्हें दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पेवर की स्क्रीड में वाइब्रेशंस और टेम्परिंग इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं जो कि एडजस्टेबल होते हैं। जैसे जैसे पेवर आगे बढ़ता है, स्क्रीड और उस पर हो रही टेम्परिंग और वाइब्रेशन की वजह से एक स्मूथ और रिक्वायर ग्रेडियंट का सरफेस प्राप्त होता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिक्स का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा न हो। स्ट्रिंग लेवल को केयरफुली फिक्स करने के बाद भी पेवर के आगे बढ़ते ही एक धागे की मदद से लेवल स्टाफ को सरफेस पर कम से कम 3 जगह यानी कि किनारों में और सेंटर में डिप यानी कि गहराई के लिए थिकनेस को क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर पेवर की स्क्रीड को उस पर लगे हुए एडजस्टिंग असेंबली से ग्रेजुअली ऊपर या नीचे करते हुए रिक्वायर्ड टॉप लेवल को विद इन टॉलरेंस लिमिट में अचीव करना चाहिए। लेइंग के दौरान इंजीनियर्स, फोरमैन और लेबल का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैनेजमेंट कुछ इस तरह से हो कि प्लांट से हो रहा प्रोडक्शन और साइट पर हो रही लेइंग दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य स्थापित रहे। साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल और सरफेस लेवल दोनों पर बहुत ही सावधानी के साथ काम करना चाहिए। लेइंग के दौरान अगर कहीं पर सरफेस टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा या कम हो जाए तो उसे तुरंत मैन्युअली रिपेयर करवाना चाहिए। ध्यान रहे, डीएलसी पर की जा रही लेइंग की सारी प्रोसेस 90 मिनट के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम के गुजरने के बाद अगर
सरफेस पर मैन्युअली कोई एक्टिविटी होती है या रोलिंग या वाइब्रेशन आदि का काम होता है तो इससे डीएलसी की स्ट्रेंथ पर सीधा सीधा फर्क पड़ता है। पेवर ऑपरेटर वेल स्किल्ड और एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीड की टेम्परिंग, वाइब्रेशन और पेवर की लेइंग स्पीड क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती है। जहाँ तक संभव हो पेवर को कुछ वुडन पैक्स की मदद से इनिशियल हाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि स्टार्टिंग से ही हमें रिक्वायर्ड लेवल प्राप्त हो जाए। क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ा हुआ दूसरा एस्पेक्ट है कॉम्पैक्शन और फील्ड डेंसिटी। लेइंग के बाद डीएलसी की रोलिंग सावधानी पूर्वक करवानी चाहिए। रोलिंग एजेस से सेंटर की तरफ करें और रोलर की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ना हो। रोलिंग के पासेस ट्रायल के आधार पर निर्धारित किए गए हों और रोलिंग के बाद सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से डीएलसी की फील्ड डेंसिटी निकालनी चाहिए, जो कि ट्रायल वे में अचीव डेंसिटी से 97% से कम न हो। रोलिंग के लिए 8 to 10 टन वाइब्रेटरी रोड रोलर सबसे उपयुक्त है। पहला पास प्लेन यानी कि विदाउट वाइब्रेशन ही लगाना चाहिए। सक्सेसिवली 2 और 3 पासेस विद वाइब्रेशन। इसी बीच में रोलर मूवमेंट की वजह से पुराने और नए सरफेस के बीच में जो एक टाइड सा बनता है उसे मैनुअली रिपेयर करवाकर रोलिंग करानी चाहिए। और लास्ट में फिनिश पासेस तब तक लगाएं जब तक कि रोलिंग की वजह से बनने वाली लाइनिंग खत्म ना हो जाए। अगले दिन का काम शुरू करने से पहले कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनाना चाहिए, जिसके लिए पिछले दिन की सरफेस को वर्टिकली कट करने के बाद वर्टिकल सरफेस पर लाइम वॉश या कोल्ड इमल्सन लगाना चाहिए। जनरली डीएलसी के लिए लेयर टॉलरेंस +6 mm to -10 mm तक माना जाता है और डीएलसी में सीमेंट और एग्रीगेट का रेशियो 1:14.67 या लगभग 1:15 का रहता है। कॉमनली डीएलसी की एमडीडी यानी कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2.38 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और मॉइस्चर कंटेंट लगभग 6.5% रखा जाता है। कंस्ट्रक्शन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डीएलसी की क्यूरिंग। डीएलसी की क्यूरिंग के लिए गनी बैग्स का यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ हम बंड्स बनाकर या हसन क्लॉथ वगैरह लगाकर भी क्यूरिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट 7 days डीएलसी क्यूरिंग इज़ कंपलसरी। कुछ क्लिप्स आपके सामने हैं डीएलसी की क्यूरिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में अपना फील्ड एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रनवे कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो में अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।